सुप्रभात। आज हम बात करेंगे कविता के बहाने इस कविता के जो बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं उस पर। कविता के बहाने कुंवर नारायण द्वारा लिखित कविता, और जिसमें कविता की उड़ान को वर्णन करते हुए उसकी समानता और विषमता की बात करते हुए अलग अलग प्रतीकों से उसकी तुलना की गई है। तो पहला प्रश्न देखिए, कविता के बहाने कविता के कवि कौन हैं? तो इसके लिए किसी भी प्रकार की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, कुंवर नारायण इसके कवि हैं, आपको इसका उत्तर आना चाहिए। कविता के बहाने कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? इसका उत्तर है इन दिनों। इसको भी आपको याद करना है, इसमें भी किसी प्रकार के किसी विकल्प पर कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। फिर कविता के बहाने कविता में कवि किस बात को लेकर आशंकित है? तो चार विकल्प हैं। समय के वजूद को लेकर, कविता के अस्तित्व को लेकर, दोनों को लेकर, या इनमें से कोई नहीं। तो स्वाभाविक है कि कविता की संभावनाओं की बात जब कवि इस कविता में करते हैं तो ख विकल्प जो है कविता के अस्तित्व को लेकर, इसको हमें सही करना है और यही इसका सही विकल्प है। कविता और चिड़िया दोनों में क्या समानता है? तो कविता और चिड़िया ये दोनों जो है उड़ान भरती है, और जिस प्रकार से वो ऊंची उड़ान भरती है तो ऊंची उड़ान ये विकल्प जो है, क्योंकि कविता और चिड़िया इन दोनों में विचारों की उड़ान होती है, कल्पना की उड़ान होती है, लेकिन कविता की सीमा नहीं होती कोई, चिड़िया की एक विशिष्ट सीमा होती है और वहाँ वो रुक जाती है। तो ऊंची उड़ान ये उसका उत्तर है। कवि के अनुसार कविता की उड़ान कौन नहीं जानता? तो कविता की उड़ान जो है चिड़िया नहीं जानती। कविता की उड़ान चिड़िया क्या जाने? इसका अर्थ क्या है कि एक विशिष्ट सीमा के बाद जो है चिड़िया की उड़ान खत्म हो जाती है, लेकिन कविता की उड़ान जो है वो खत्म नहीं होती। कविता की उड़ान की तुलना किससे की गई है? तो कविता की उड़ान की तुलना जो है, उड़ान की तुलना चिड़िया से की गई है। खिलने की बात अगर करें तो फूल से की गई। तो प्रश्न अगर खिलने के संदर्भ में होगा तो वहाँ फूल उत्तर होना चाहिए। केवल उड़ान की बात की गई है तो चिड़िया इसका उत्तर है। कविता के पंख लगाकर उड़ने के माने पंक्ति का आशय है। कविता के पंख लगाना, कविता के पंख मतलब कल्पना के पंख है, क्योंकि उड़ान भरने के लिए पंखों की आवश्यकता होती है, और चिड़िया जब उड़ान भरती है अपने पंखों के सहारे भरती है, और कविता जब उड़ान भरती है तो वो अपने कल्पना के पंख लगाकर उड़ान भरती है। तो कल्पना जो है ये यहाँ पर सही उत्तर है। कविता और फूल में क्या अंतर होता है? तो कविता खिलना है, फूल भी खिलना है, लेकिन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है कि फूल जब खिलता है, खिलने के बाद एक निश्चित समय के बाद वो मुरझाता है, और कविता जो है वो कभी मुरझाती नहीं है। तो ग विकल्प जो है इसका, फूल मुरझाता है कविता नहीं, ये इसका सही विकल्प है। तो दोनों तीनों बाकी के विकल्प आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इसमें जो है जो अंतर बताया गया वो उसमें मिल नहीं रहा है आपको। जैसे फूल और कविता मुरझाते हैं, गलत है। कविता मुरझाती है, फूल नहीं, गलत है, बल्कि उल्टा है। और फूल और कविता दोनों मुरझाते ही नहीं, ये भी गलत है। तो फूल मुरझाता है, कविता नहीं, ये इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, कविता खेल है। किसका खेल है? शब्दों का खेल है, ये उसका उत्तर है। बच्चे और कविता में क्या समानता है? तो बच्चे की तरह कविता नहीं खेल सकती। बच्चे के खेल में सब घर एक हो जाता है। बच्चे और कविता में कोई समानता नहीं है, और बच्चे के खेल की तरह कविता शब्दों का खेल है। तो बच्चे जिस प्रकार से खेलते हैं उसी तरह ये भी एक शब्दों का खेल है। ये घ विकल्प इसका सही उत्तर है। सब घर एक कर देने का क्या आशय है? सब घर तोड़कर मिला देना, सब घरों की सीमा में रहना, भेदभाव मिटा देना और हर जगह खेलना। तो बच्चे खेल खेल में सब घर एक कर देते हैं, मतलब क्या कि भेदभाव मिटा देते हैं, है ना। भाषा, पंथ, जात, प्रांत, भूगोल और इतिहास की सारी सीमाओं को मिटा देते हैं, भेदभाव मिटा देते हैं, ये उसका अर्थ है। तो ग विकल्प इसका सही है। कविता के बहाने कविता हमें विकल्प देती है। किस बात का विकल्प देती है या किस बात पर सोचने के लिए कहती है? कि 3-4 विकल्प यहाँ पर है। देखिए कि कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने की, कविता की कमियों को ढूंढने की, कविता की जटिलता या कविता के बढ़ते प्रभाव को जानना। तो यहाँ पर बढ़ता प्रभाव, इस बात पर कभी कभी आप सोच सकते हैं, लेकिन बढ़ते प्रभाव के साथ साथ यहाँ पर पहला विकल्प जो है कविता की अपार संभावना, ये उससे भी व्यापक है।
और कविता की व्यापकता की बात इसमें की गई है, इसलिए ये पहला विकल्प है कविता की अपार संभावनाएं। अलग अलग क्षेत्र में जो कविताओं की संभावनाएं हैं, जो न जाने कितने समय तक समाज को दिशा दे सकती है, प्रेरणा दे सकती है, संदेश दे सकती है, और इसलिए कविता में अपार संभावनाएं बनी हुई है और उसको टटोलने की कोशिश इस कविता में जो है की गई है। कविता के बहाने कविता में किस प्रकार के शिल्प का प्रयोग है, तो इसमें बिंब विधान का प्रयोग किया गया है कि जैसे कविता पढ़ते ही एक चित्र हमारे समक्ष जो है तैरने लगता है नज़रों के सामने, तो बिंब विधान जो है इसका सही विकल्प है। कवि कविता को चिड़िया की उड़ान फूल के खिलने के समानांतर न रखकर बच्चे के खेल के समान क्यों मानता है? मतलब चिड़िया से भी एक कम बात, चिड़िया की उड़ान को जो है कविता से कवि एक निश्चित ही कम आंकता है। फूल के खिलने से भी जो है कविता की खिलने की प्रक्रिया को वो और अधिक व्यापक मानता है या बड़ा श्रेष्ठ मानता है। लेकिन बच्चे के संदर्भ में जब वो बात करता है तो बच्चे के खेल और कविता के खेल जो है एक तरह से उसको समान रखता है। क्यों इस प्रकार से बात करता है कवि? तो 4 विकल्प हैं यहाँ पर। देखिए कि बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं, वैसे ही कविता भी सीमाहीन होती है। बिल्कुल सही है ये, है ना। जैसे बच्चों की खेल की सीमा नहीं, वैसे कविता की सीमा नहीं। फिर चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है, फूल की भी एक निश्चित परिणति है, निश्चित अंत है उसका, लेकिन बच्चों के सपने असीम होते, बिल्कुल ये भी सही है। उसके बाद जिस प्रकार बच्चों के खेल में घरों की कोई सीमा नहीं होती, वैसे कविता के लिए भी भाषा, समय, स्थान की कोई सीमा नहीं होती, ये भी सही है। मतलब क्या, क, ख और ग तीनों अगर सही है तो इसका घ विकल्प कि तीनों सही है, ये आपको तीसरा विकल्प जो है इसका सही है। कविता के बहाने इस कविता में कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है? कविता सर्वव्यापक होती है, बिल्कुल सही है, व्यापक होती है। कविता में रचनात्मक ऊर्जा होती है, क्रिएटिव एनर्जी, बिल्कुल होती है, होनी ही चाहिए। और कविता खेल के समान होती है, बिल्कुल है, शब्दों का खेल है, कल्पना का खेल है। और इसलिए अंतिम विकल्प जो है सभी विशेषताएं जो है उपर्युक्त सभी विशेषताएं होती है, इसको हमें यहाँ पर लिखना है। फिर कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो एसरेशन और रीज़न वाले होते हैं। एसरेशन यानी अभिकथन और कारण यानी रीज़न। तो एसरेशन है, देखो कविता और चिड़िया में समानता है, और रीज़न है कविता की कल्पना चिड़िया की तरह उड़ान भरती है। तो उड़ान के संदर्भ में समानता बिल्कुल सही है, तो ए भी सही है, और जो रीज़न है वो भी इसका सही है। तो यहाँ पर विकल्प हम देख सकते हैं कि ए सही है, आर गलत है, बिल्कुल गलत। ए गलत, आर सही, ये भी गलत है, क्योंकि ए और कारण आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। मतलब आर में जो बात बताई गई है वो ए को स्पष्ट करता है, तो ए और आर सही है, तो ग विकल्प यहाँ पर सही है। दोनों सही हैं, लेकिन दोनों का संबंध क्या है कि ए के बारे में व्याख्या करने का काम आर करता है। तो एसरेशन को ए कहा जाता है, रीज़न को आर कहा जाता है। दूसरा है, देखो कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान से नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती, या क्या उसका कारण है? अगर स्पष्ट होता है तो देख सकते हैं, नहीं तो दूसरा रीज़न है, देखो चिड़िया की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। अब यहाँ पर इन दोनों की अगर बात करें तो बिल्कुल सही है कि कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया की उड़ान के साथ हो ही नहीं सकती, ठीक है। लेकिन दूसरा है, देखो रीज़न, चिड़िया की उड़ान की कोई सीमा नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि चिड़िया की उड़ान एक विशिष्ट हद तक होती है, उसके बाद उसकी सीमा निर्धारित है। बल्कि कविता की उड़ान जो है वो सीमाहीन है, और इसलिए ये आर गलत है। तो इसलिए ए सही है और आर गलत है। ये क विकल्प जो है ये उसका सही विकल्प है, और ये उत्तर इसका होना चाहिए। अगला है, देखो कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया से कभी नहीं की जा सकती, और चिड़िया उड़कर हर घर पहुंचती है पर कविता हर घर नहीं पहुंच पाती। देखिए चिड़िया अगर हर घर पहुंचती है और कविता नहीं पहुंच पाती, ये भी गलत है, क्योंकि चिड़िया जो है ये भी हर घर पहुंचती है। और कविता की उड़ान की तुलना चिड़िया से नहीं की जा सकती, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कविता की उड़ान की सीमा है। इसलिए ए सही है, आर गलत है। इसका भी जो है विकल्प क जो विकल्प है ये सही है। फिर कविता किसी भी विषय वस्तु पर लिखी जा सकती है, बिल्कुल सही है। और कविता की कल्पना असीमित होती है, दोनों सही है।
दोनों सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ए का रीज़न आर है, ऐसा नहीं है कि ए का रीज़न आर नहीं है। तो किसी भी विषय वस्तु पर हो सकती है और कल्पना के सहारे असीमित रूप से लिखी जा सकती है, तो ग विकल्प यहाँ पर सही है। कविता फूल की भांति विकसित होती है और उसमें फूलों की तरह ही रंग और भाव है। फूल की भांति विकसित होती है, बिल्कुल सही। फूलों की तरह रंग और भाव है, ये दोनों कथन यहाँ पर सही है। और दूसरा जो आर है वो ए की पूरी तरह से जो है व्याख्या भी करता है, यानी कविता फूल की भांति विकसित होती है, उसमें फूलों की तरह रंग और भाव है, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, देखिए, कविता की परिणति निश्चित होती है, ये गलत है। क्यों गलत है? कविता की परिणति यानी परिणाम या अंत, कविता का कभी अंत नहीं होता, इसलिए गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। क विकल्प इसका लिखना है आपको, ये उत्तर आपका सही है। छठा प्रश्न है, देखो, कविता के खिलने की तुलना फूलों से कभी नहीं की जा सकती। दूसरा है, फूल खिलकर मुरझा जाते हैं जबकि कविता अनंत समय तक आनंदित रहती है। कविता के खिलने की तुलना फूलों से नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है, क्योंकि कविता का खिलना व्यापक होता है, फूलों का खिलना एक सीमित होता है, लेकिन खिलने के तौर पर दोनों की तुलना की जा सकती है। फूल खिलकर मुरझा जाते हैं जबकि कविता अनंत समय तक आनंदित रहती है, बिल्कुल ठीक है। फूलों को खिलने की एक समस्या होती है, तो ए स्टेटमेंट का आर जो है वो व्याख्या करता है। तो तीसरा जो है, देखिए, ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या करता है, क्योंकि खिलने के संदर्भ में फूल के मुरझाने की बात और कविता के अनंत होने की व्याख्या इसमें हो रही है। सातवां है, कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है और कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। आर और ये दोनों सही है, तो इसका विकल्प जो है ये अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है, यानी सातवें का जो है ग विकल्प यहाँ पर सही है, क्योंकि खेल मानता है, क्योंकि कविता भी शब्दों का खेल है। आठवां है, बच्चे खेलते समय अपने पराये का भेद नहीं करते हैं और कविता बच्चों से सीखती है, बिल्कुल है। बच्चे, कविता जो है बच्चों से सीखती भी है, बच्चों से भी प्रेरित होती है, तो यहाँ पर भी जो है एक तरह से ये दोनों कथन जो है ये सही है। अभिकथन ए भी सही है और आर जो है कविता बच्चों से सीखती है, यहाँ पर गलत भले ही बताया गया, लेकिन निश्चित ही बच्चों से भी जो है कविता प्रेरणा लेती है। कविता के लिए विषय बच्चों की प्रेरणा भी हो सकता है, बच्चों से प्रेरित हो सकता है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या के रूप में नहीं आया है, लेकिन दोनों सही है। कविता और बच्चे सभी घर एक कर देते हैं, चिड़िया और बच्चे किसी के प्रति भेदभाव नहीं करते, बिल्कुल सही है। कविता और बच्चे सभी घर एक कर देते हैं, मतलब जिस प्रकार से बच्चे सभी घरों में पहुंच जाते हैं बिना किसी भेदभाव के, ठीक उसी प्रकार जो है चिड़िया और बच्चे किसी भी के प्रति भेदभाव नहीं करते, तो दोनों सही हैं। ए और कारण आर सही है और आर ए की व्याख्या करता है। कविता और बच्चे दोनों में असीम रचनात्मक ऊर्जा होती है, तो कविता और बच्चे दोनों में असीम रचनात्मक ऊर्जा होती है, बिल्कुल होती हैं, और कविता और बच्चे दोनों ही अपनत्व बढ़ाते हैं। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर, मतलब एसरेशन और रीज़न यहाँ पर भी जो है ये दोनों सही है। लेकिन एक बात है कि आर में जो बात बताई गई है वो ए का कारण नहीं है, सही जरूर है, इसलिए अंतिम विकल्प जो है ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ प्रश्न आपके होते हैं जो पद्यांश दिया जाएगा, पठित पद्यांश की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो उसमें भी प्रश्न बनते हैं। जैसे पहला है, देखो, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा के उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो कविता को उड़ान क्यों कहा गया? क्योंकि कल्पना की उड़ान भरती है, ये विकल्प होना चाहिए।
कविता और चिड़िया की उड़ान में क्या अंतर है कि कविता की उड़ान की असीमित है और चिड़िया की उड़ान सीमित है। ख विकल्प। कविता की उड़ान को कौन नहीं जानता? चिड़िया नहीं जानती। कविता की उड़ान को चिड़िया क्यों नहीं समझ सकती? क्योंकि चिड़िया बिना पंखों के सब जगह पहुंच जाते हैं। चिड़िया को कविता के पंख दिखाई नहीं दिए क्योंकि चिड़िया कवि से बात नहीं हुई। उपयुक्त यहाँ पर ये चिड़िया जो है उसको समझ नहीं सकती, क्योंकि चिड़िया यहाँ पर वैसे ये विकल्प जो है इसमें और एक आध विकल्प ये होना चाहिए था कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है और कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। वैसा अगर विकल्प आता है वो सबसे ज़्यादा सही है, लेकिन फिलहाल इसका जो विकल्प है कि उसको पंख नहीं दिखाई दिए, इसको हम लिख सकते हैं। एक दूसरा पद्यांश है, देखो। कविता खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, इस बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो इसमें फूल कविता से अलग किस प्रकार से है इसमें, क्योंकि वो मुरझा जाता है, ये उसमें असमानता है, तो ये ग विकल्प है। कविता की कौन सी विशेषता फूल की नहीं है? कविता महकती है, फूल भी महकता है। कविता मुरझा जाती है, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, कविता बिना मुरझाए महकती है, इनमें से कोई नहीं। हाँ, फूल की नहीं है, तो ये कविता बिना मुरझाए महकती, ये विकल्प सही है। कविता मुरझा जाती है, ये गलत है, ये तो बिल्कुल असत्य कथन है। कविता महकती ये जरूर सही है, लेकिन फूल के साथ भी वो जुड़ा हुआ है। इन्हें ऐसी विशेषता यहाँ ढूंढनी है जो फूल की नहीं है लेकिन कविता की है, तो कविता जो है बिना मुरझाए महकती रहती है। कविता कहाँ महकती है? बाहर भीतर इस घर उस घर, तो ये तीनों विकल्प यहाँ पर सही है, यानी उपयुक्त सभी। प्रस्तुत काव्यांश का मूल भाव क्या है? मूल भाव क्या है कि कविता का सौंदर्य फूल की अपेक्षा अधिक स्थायी है, कविता फूल की अपेक्षा ज़्यादा महकती है, कविता के सौंदर्य में फूलों का रस मिला है, या उपयुक्त सभी। तो इसका मतलब है कि फूल से बढ़कर है, मतलब फूल की अपेक्षा अधिक स्थायी है, यानी फूल का अस्तित्व टेम्पररी है, अस्थायी है, लेकिन कविता का अस्तित्व स्थायित्व प्रदान करता है, यानी हमेशा के लिए वो बना रहता है। इसलिए क विकल्प अर्थात कविता का सौंदर्य फूल की अपेक्षा अधिक स्थायी है, ये इसका विकल्प है। अंतिम है, देखो। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर ये घर वो घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है? तो विकल्प है, दोनों को कवि ने बनाया, कविता और बच्चे दोनों का खेल सीमा रहित है, कविता और बच्चे दोनों ही नहीं खेलते और दोनों घर के बाहर खेलते हैं। तो इसमें जो है ख विकल्प अर्थात कविता और बच्चे दोनों के खेल सीमा रहित है, ये विकल्प सही है। सब घर एक कर देना, इसकी पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि कविता अपने पराये का भेद नहीं मानती। ठीक है, फिर कविता सबके घरों में पढ़ी जाती है, तो कविता जो है अपने पराये का भेद नहीं मानती, सब घर एक कर देती है। क विकल्प यहाँ पर सही है। कविता और बच्चों के खेल में क्या समानता है? दोनों की सोच अलग है, दोनों सभी भेदभावों को मिटा देते हैं, ये विकल्प यहाँ पर सही है। इस घर उस घर सब घर एक कर देने के माने। ठीक है, काव्यांश के भाषा शिल्प के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग बिल्कुल सही है, ये कविता हिंदी खड़ी बोली में लिखी गई। भाषा में तुकबंदी है, बिल्कुल सही है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, ये भी सही है, क्योंकि जहाँ जहाँ वर्णों की आवृत्ति है वहाँ अनुप्रास भी है। और अंतिम विकल्प है कि अवधी भाषा का प्रयोग, तो ये विकल्प आपका गलत है, मतलब ये उत्तर यहाँ पर सही होना चाहिए कि अवधी भाषा का प्रयोग। तो अवधी तो इसमें कोई संबंध ही नहीं है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चर्चा की। इस पावर पॉइंट में जितने प्रश्न हमने चर्चा में लिए हैं, सभी प्रश्नों का एक PDF आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद।